हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 12वीं के स्टूडेंट्स का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मलबे का मालिक पढ़ रहे थे और आज हम उसका बाकी का अंश पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा कि ये कहानी भारत पाक विभाजन के ऊपर लिखी गई है और पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि विभाजन के 7.5 वर्ष बाद लाहौर से कुछ मुसलमानों की टोली अमृतसर आती है और उन्हीं में से एक हैं गनी मियाँ, जो विभाजन के बाद कुछ और लोगों के साथ आए रहते हैं और वे अमृतसर के बाजार बासा मोहल्ले में अपना पुराना निवास देखने के लिए जाते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि वे सारे लोग जो आए थे लाहौर से अमृतसर आए हुए थे, वे बाज़ार में घूम रहे थे और उनके पोशाकों के बारे में बताया गया था कि उन्होंने तुर्रेदार पगड़ियाँ पहनी थी, लाल तुर्की टोपियाँ पहनी थी और पूरे अमृतसर में यही चर्चा थी और लोग उन्हें बड़े हैरानी से देख रहे थे और वे भी अमृतसर के हर बाज़ार को बड़े आश्चर्य और उत्सुकता से देख रहे थे कि 7 साल पहले और अभी में क्या फ़र्क आया है। तो गनी मियाँ की सबसे ज़्यादा इच्छा थी अपने पुराने निवास को देखना। तो हम लोगों ने देखा था कि जब गनी मियाँ को उनके मोहल्ले के लोग देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक बच्चा चुराने वाला आदमी समझते हैं और बाद में उन्हें पहचान जाते हैं। और गनी मियाँ की मुलाकात मनोरी नामक एक युवक से होती है जिन्हें वो पहचान जाते हैं, जो कि उन्हें उनके निवास पे दिखाने ले जाता है। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। वह था तुम्हारा मकान। हम लोग 92 पेज पे पढ़ रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आँखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी ज़बान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। यानी अपने बेटे के और बेटे के परिवार की मौत वो मान चुके थे, लेकिन अपने घर की ऐसी हालत उन्होंने नहीं सोची थी। ये देख के वे और भावुक हो जाते हैं, जिससे उनका गला और सूख जाता है और उनके घुटने, उनका पैर कांपने लगता है। और वह पूछते हैं, यह मलबा? उन्होंने अविश्वास के साथ पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाँह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उनमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियाँ थीं, जिनकी कालिख पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है यह, और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए।
और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़ कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय ओए चिराग दीना। यानी जब मनोरी उसे उनके जले हुए मकान को दिखाता है, गनी अपनी छड़ी के सहारे उसके पास पहुंचता है और वहीं अब उस मलबे में यानी उस जले हुए मकान में अब कुछ बाकी नहीं रह गया था, बस मिट्टी ही मिट्टी थी। और कहा जा रहा है कि उनमें से बस जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी और लोहे और लकड़ी के सामान उसमें से बहुत पहले ही निकाले जा चुके थे। केवल दरवाजे की जो चौखट होती है वही बचा रह गया था। और गनी मियाँ यह सब देख के कहते हैं कि बस यही अब बाकी रह गया था, और वे वहीं पे उस चौखट को पकड़ के उसी के सहारे बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद उनका सर भी उसी चौखट से टकरा जाता है और उनके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ यानी रोने की सी आवाज़ आती है कि हाय ओए चिराग दीना। चिराग दीन उनका बेटा था। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। यानी वो चौखट बचा था लेकिन बस उसके बाहर का भाग शेष था, अंदर का उसका सारा भाग भुरभुरा जाना यानी पूरी लकड़ी खराब हो चुकी थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे हैं। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा जो गनी के पैरों से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सजीव चित्रण किया है वातावरण का, प्रकृति का। उन्होंने ये दिखाया कि लकड़ी के रेशे यानी थोड़ा सा गनी मियाँ का सर टकराने पे उस चौखट में से वो सारी लकड़ी झड़ के रेशे के रूप में उनके ऊपर गिर रही थी और उन्हीं के साथ एक केचुआ भी गिरता है जो कि छुपने के लिए इधर उधर भागता है, जिसका उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी। उनमें चहमे गोइयाँ चल रही थी कि आज कुछ ज़रूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। यानी खिड़कियों से झांकने वाले यानी मोहल्ले के लोगों जो देख रहे थे गनी मियाँ के ऊपर जिनका ध्यान था, उन लोगों की संख्या अब और बढ़ गई थी और उनमें चहमे गोइयाँ यानी इधर उधर की बातें कानाफूसी चल रही थी कि अब चिरागदीन का बाप गनी आ गया है और 7.5 साल पहले जो घटना घटी थी वो आज उजागर हो जाएगी। आज वो लोगों को सबके आगे आ जाएगी कि उस दिन क्या हुआ था। और लोगों को लग रहा था कि कहीं मलबे को देख के मतलब मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा, यानी मलबे को देख के उन्हें अंदाज़ा लग रहा था कि गनी को अंदाज़ा लग चुका है कि क्या हुआ होगा उस दिन। तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे कि उस दिन क्या हुआ था कि चिरागदीन ऊपर कमरे में खा रहा था और रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और कहा कि वह उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, वहाँ के हिंदुओं पर ही उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था।
चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। यानी वो खा रहा था, अपने मुंह में जो कौर वो डालने जा रहा था वो नीचे रख के वो उसकी बात सुनने के लिए आ जाता है, क्योंकि रखा पहलवान बहुत एक उस वक्त का गली का बादशाह यानी बहुत दबदबे वाला इंसान था। तो वो नीचे आ जाता है उसकी बात सुनने के लिए। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां कीश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज़ के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, कीश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाती और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसके जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भैड़के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, कीश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। यानी जब वो नीचे उसकी बात सुनने आता है तो पहलवान उसको कमीज़ से खींच के उसे नीचे गिरा के उसे मारने की कोशिश करता है, और उसके बचाने की, वो जब चिल्लाता है अपने को बचाने के लिए, वो आवाज़ सुन के उसकी बीवी और उसकी दोनों लड़कियां भी नीचे दौड़ी आती हैं उसे बचाने के लिए। और अंत में रखा पहलवान उसे मार डालता है और कहता है कि मैं तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और उसे पाकिस्तान मिल जाता है। यानी वो इस विभाजन को, इसकी वजह बताता है मारने की, और उसे कहता है कि उसके बदले उसने उसके प्राण लिए। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थीं। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, कीश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घरों में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। आसपास की खिड़कियां तब बंद हो गई थी, यानी, और लोग उस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था उन्होंने, यानी वो देख के भी लोग अनदेखा कर दिए थे उस घटना को, या बुरी तरह से वे डर गए थे और आगे बढ़ के वे उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दरवाज़े अपने बंद कर लिए थे। लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे भी उन्हें बहुत देर तक कीश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, और अंत में उनकी भी लाशें नहरों में मिलीं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। यानी 2 दिन तक उसके घरों से सारे सामान चोरी होते रहे छानबीन के नाम पे, और जब कुछ सामान नहीं बचा तो उसके घर को किसी ने आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नज़र रख कर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपने जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही खुमचा लगाने देता था। यानी खुमचा यानी दुकान। उस मलबे से
बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। यानी अब उसने चिराग को उस मकान को हथियाने के चक्कर में ही उसकी हत्या की थी। उसकी बुरी नज़र चिराग के मकान पे थी और इसी की वजह से उसने चिराग की हत्या की। और जब किसी ने उस मकान को आग लगा दिया तो उसके बाद भी उस मकान के मलबे पे वो अपनी हक समझता था, अपना हक जमाता था और अपनी जायदाद समझता था। लोग आशा कर रहे थे वो यह सारी कहानी ज़रूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाहों में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिए? ओए। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। यानी अब गनी की जो भावुकता थी वो हद से पार हो जाती है और वो अपने को रोक नहीं पाता और वो उस मलबे की मिट्टी को खोद खोद के अपने हाथों से, अपने नाखूनों से अपने ऊपर डालने लगता है और उस चौखट को अपने बाहों में लिए हुए रो रहा था और अपने बेटे, अपनी नातिनों के नाम लेके पुकारता है और रोता है कि तुम लोग कहाँ चले गए और उसे पीछे क्यों छोड़ गए। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौंकने की सी आवाज़ निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैल आया। यानी वो पीपल के नीचे सोया हुआ कुएं के पास एक पीपल का पेड़ था जिसके छाए के नीचे वो सोया हुआ था और कहा जा रहा है कि अचानक उसकी नींद खुल गई या किसी ने उसे जगा दिया और उसके धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाती है जब वो सुनता है कि गनी मियाँ आए हैं और उस मकान के मलबे पे बैठे हैं। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज़ में कहा। यानी उसके मन में अब एक डर भी आ गया है जिसकी वजह से वो दिखा तो रहा है अपना हक, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी है। मगर वह वहाँ बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गईं और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठा कर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चीलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। यानी उसके मन में डर है। ये पत्ता, सूखे हुए पत्ते को हाथ से घिसना यानी एक चिंता को दर्शाया जा रहा है कि वो चिंतित हो जाता है और पूछता है कि किसी ने उससे बात की? ले, और उसने खांसते हुए चीलम लच्छे के हाथों में दे दी।
मनोरी गनी का बाँह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। यानी उसका जो शागिर्द था उसको रखा वो चिलम पकड़ा देता है और लच्छा उकड़ू बैठा यानी पैरों को अपने मोड़ के वो बैठे हुए लंबे लंबे कश खींचने लगता है और एक बार उसकी आंखें रखे पे जाती हैं और एक बार गनी मियाँ पे। यानी वो अब सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मनोरी गनी की बाँह थामे हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। यानी मनोरी उसको इस तरीके से जल्दबाजी में लिए जा रहा था कुएं के पास से कि वो गनी मियाँ रखे को न देख पाए और वहाँ से उसे बिना देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें ज़रा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घबराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे चेहरे की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थीं। रखे का निचला ओठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमेगोइयाँ तेज हो गईं। अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात ज़रूर खुलेगी। यानी खिड़कियों में मतलब घरों में, लोगों में और बातें होने लगी कि अब तो दोनों आमने सामने हैं, अब तो बात खुल के रहेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी की बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। यानी लोग अब उसके प्रति, गनी मियाँ के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन वक्त पे उन्होंने दिखाया होता तो शायद वो घटना न घटती। अब वो रखे पहलवान से तो वो लोग भी परेशान थे, क्योंकि उसने वहाँ के हिंदुओं को भी परेशान करके रखा था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो एक इसमें नकारात्मक पात्र है। वो एक उसे गुंडा प्रवृत्ति का पात्र दिखाया गया है, जो कि समाज के लिए जो एक श्राप होते हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ यह मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आईं।
पहलवान ने अपनी टांगें समेट लीं और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चीलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। उसके बाद जब वो गनी मियाँ ने उसे ऐसा कहा तो पहलवान ने अपनी टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से, यानी कुएं पे जो उसका गमछा रखा हुआ था, वो उतार के उसे अपने कंधे पे डाल लेता है और लच्छा यानी उसका शागिर्द उसे जो चिलम देता है वो उसके कश खींचने लगता है, यानी उसकी बातों को वो अनदेखा कर रहा है। और फिर गनी मियाँ उससे पूछते हैं कि तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोक कर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी सी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठ पर आ रहा था। माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। यानी वो जब ऐसा कहता है गनी मियाँ, तो रखा पहलवान आत्मग्लानि से भर जाता है। उसे अपने किए पे कहीं न कहीं डर और एक पछतावा होता है और वो बात को टाल के उससे पूछता है, पाकिस्तान में तुम लोगों का क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गाले का झाग मुंह से खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न हो, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बन आई तो रखे के रोके भी न रुकी। यानी गनी मियाँ सोचते हैं कि ये सब घटना बाहर के किसी के द्वारा की गई है और वे बताते हैं कि चिरागदीन को रखे पे कितना भरोसा था और वो कहता था कि रखे के होते उन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी, यानी वो बहुत ही तनाव महसूस कर रहा था। अपनी कमर और जांघों के जोड़ों पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आँखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यानी जब ये सुन के वो और आत्मग्लानि से भर जाता है और ईश्वर को याद करता है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे से गले
रखे से गले से मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए हुए उसने दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हजरत भरी नज़रों से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। यहाँ पे दिखाया गया है कि गनी मियाँ की इतनी मानवता और इतनी जो सरल स्वभाव था, उसने रखे पहलवान जैसे एक दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान को भी हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद गनी उस गली से बाहर चला जाता है। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमेगोइयाँ चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर ज़रूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्थी हो गईं। यानी वहाँ का फिर माहौल गनी मियाँ के जाने के बाद फिर स्वाभाविक हो जाता है और सब अपने कामों में लग पड़ते हैं। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहाँ बैठे लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत यानी वे रोज़ सबको जुआ खेलने के गुड़ और सेहतमंद रहने के गुड़ सिखाता रहता था लोगों को पास बुलाकर, लेकिन उस दिन वो अपने वैष्णो देवी की यात्रा का वृत्तांत सुनाता है लोगों को। इससे ये चीज़ पता चलती है कि उसे कहीं न कहीं अपने किए पे पछतावा था, आत्मग्लानि था और वह ईश्वर को याद कर रहा था। और जब वह लच्छे को छोड़ के गली में आता है तो देखता है कि लोकू पंडित की भैंस वहाँ उस मलबे पे बंधी हुई थी जिसे वो हट हट करके भगाता है। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे के मिट्टी में सुनाई दे रही थी। च्यूं च्यूं, चिक चिक, किर। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहाँ से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहाँ बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता हुआ कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, दुर दुर, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आकर कुएं के सिल पर लेट गया। उसके वहाँ से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नज़र नहीं आया तो वह एक बार कान
झटक कर मलबे पर लौट गया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। अंत में यहाँ पे दिखाया गया है कि रखा कुत्ते पर जब पत्थर मारकर भगा देता है, परंतु जैसे ही वह गली को ओर मुड़कर फिर कुएं की जगह पर जाता है, फिर से कुत्ता उसकी ओर मुँह करके भौंकने लगता है और थोड़ी देर बाद कुत्ता मलबे पर बैठकर रखा पहलवान की ओर मुँह करके गुर्राता रहता है। यहाँ पर लेखक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से कुत्ते के भौंकने के माध्यम से रखा पहलवान जैसे लोगों की पशु प्रवृत्ति का व्यंग किया है। रखा पहलवान गनी के घर के मलबे पर अपना हक वैसे ही जताता हुआ दिख रहा है इसमें, जैसे कि कुत्ते छीन झपट कर मार कर दूसरे कुत्ते की रोटी को हड़पने की कोशिश करते हैं। रखा पहलवान पर कुत्ते का बार बार भौंकना दिखाकर लेखक विभाजन की घटना के समय मानवीय चेतना के पराजय की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। तो ये कहानी थी भारत पाक के विभाजन की और उस वक्त के लोगों की अकथ मतलब जिसको कहा भी नहीं जा सकता उस दर्द की, उस बंटवारे के दर्द में जो दंगे फैले थे उससे कितने लोग आहत हुए थे, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, कितने लोगों का घर उजड़ गया था, ये इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। और इसमें कई तरह के पात्र भी थे, कुछ मानवीय पात्र थे जिनमें मानवता थी और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के। तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि ये उस वक्त के जितने भी मुद्दों को कहानीकार दिखा सकते हैं, उन्होंने इस कहानी में उसकी झलक दिखाने की कोशिश की है कि विभाजन के पहले किस प्रकार का प्रेम था, किस हिंदू मुसलमान परस्पर एक दूसरे के साथ कितनी आत्मीयता से रहते थे और विभाजन होने पे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनों से ही कैसी निर्ममता और निर्दयता दिखा सकते हैं, जिस प्रकार रखे पहलवान ने गनी के परिवार के साथ किया। लेकिन गनी एक सहज और बहुत ही एक गौड़ पात्र हैं, सच्चरित्र हैं, जो उसके इस विश्वासघात को समझ नहीं पाते हैं और अपनी इंसानियत दिखाते हैं और उनसे नम्रता से मिलते हैं और पेश आते हैं। और कहानी के अंत में मलबे पर बैठे हुए कुत्ते द्वारा रखा को देखकर भौंकता हुआ जो प्रस्तुत करते हैं कहानीकार, उससे कहानी पूरी अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। और जो रखे पहलवान की जो निर्दयता थी, जो उसकी दुष्ट प्रवृत्ति थी, उसको कि वो कितना नीचे उतर सकता था, वो कहानीकार ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो ये थी कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।